हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 6 स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का लेसन था और उन्होंने किस प्रकार से स्पीति एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश का, तो उसका किस प्रकार से उसकी सुंदरता का और उसके अनछुए पहलुओं का लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो किस प्रकार से उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, किस प्रकार से वहाँ सबसे पहले जोरावर सिंह के आक्रमण के दौरान स्पीति के लोग किस प्रकार से घर छोड़कर भागे और स्पीति को और वहाँ के विहारों को उन्होंने लूटा, और यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। तो फिर हमने पढ़ा था कि जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या भी उसकी बहुत ही कम है, और उसके पश्चात अंग्रेज भी इस क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे क्योंकि तिब्बत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य में के दूरगामी हित थे। तो इस प्रकार किस प्रकार से वहाँ शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता है। नोनो जो कि स्थानीय शासक होता है और नोनो ही वो सभी कार्य करता है, और कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता है। नोनो यानी कि स्थानीय शासक है, और इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। तो स्पीति के लोग इसे ही अपना राजा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती को अपनी रानी मानते थे। तो आज पढ़ेंगे हम उसके आगे का अंश कि क्या कुछ है आगे। तो 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। स्पीति का कोई रेगुलेशन, कोई नियम वगैरह पास हुआ जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यानी कि 1873 के अंदर एक स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे क्योंकि भारत पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, और ब्रिटेन जो अन्य भारत में कानून लागू होते थे तो वो नियम यहाँ कानून या नियम लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए। नोनो एक बार फिर बता दूं, स्थानीय शासक होता है, उसको नोनो कहते हैं। तो रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार, प्रशासन के जो सारे अधिकार थे नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। तो नोनो का मुख्य कार्य था मालगुजारी इकट्ठा करना, यानी कि टैक्स वगैरह, और जो छोटे छोटे फौजदारी मुकदमे थे उनका फैसला करना, ये सब शामिल थे। तो इसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। यानी कि जो फौजदारी मुकदमों के अलावा जो अन्य मुकदमे होते थे, अन्य मामले होते, तो वो कमिश्नर के पास उनको भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। तो उन दिनों लाहुल स्पीति का जो वृतांत है कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है।
कुल्लू वहाँ का एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। कुल्लू है, मनाली है। स्वराज्य के बाद यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उनके उसके पश्चात 1960 स्वतंत्रता के यानी कि स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। स्वराज्य के पश्चात 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य, एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, तो 1966 के अंदर जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी शोर का जिला बन गया। यानी कि 1960 में जब स्वराज्य प्राप्त हुआ तो लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। जिसका केंद्र केलंग में है। और 1966 यानी कि उसके 6 वर्ष पश्चात ही जब हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पहुँचना, जहाँ गमन करना बहुत ही मुश्किल हो। तो लाहौल स्पीति है जो यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र माना गया है। देश का स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर, यानी कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका बताया गया है लेखक के द्वारा। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीचों बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। यानी कि इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यानी कि पहाड़ों का कैदी सा कहा जा सकता है। तो इसीलिए उसने लेखक ने इसको पहाड़ों का कैदी कहा है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इन पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई है वो 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। तो पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। इसकी जो मुख्य घाटी है इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति में बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। सुनता हूँ कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। स्पीति के अलावा कोई पिन नामक स्थान है तो पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। मान भाई कोई उसका मित्र है, कोई राइटर है, उनसे इसका किस्सा, इसकी कहानी के बारे में सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी कि बहुत ही अधिक जंगल है, वीरान है, जनशून्य है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है और इनमें से सिर्फ स्पीति ही है जिसकी घाटी आबाद है, यानी कि स्पीति में लोग बसते हैं। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, यानी कि जैसी वह आबाद है वैसी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है। क्योंकि प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी कि प्रति वर्ग मील जो उसकी जनसंख्या औसतन जनसंख्या है उसकी, वो 4 लोगों से भी कम है। तो इसीलिए स्पीति घाटी ही आबाद है। और जो पिन की घाटी है वो भी प्रसिद्ध जरूर है, परंतु वो जनशून्य है, बीहड़ और वीरान है। और स्पीति की एक ऐसी घाटी है जो सुंदर भी है और दुर्गम भी है, आबाद है। जैसी वह आबाद है
वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी कि प्रति वर्ग मील जो उसकी जनसंख्या घनत्व है वो 4 से भी कम है, यानी कि 4 लोग भी प्रति वर्ग मील में नहीं बसते। अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य तो यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। आश्चर्य ये नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, बल्कि आश्चर्य ये है कि ये जो इतने लोग भी जहाँ बसे हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, वो कैसे बसे हुए हैं। यानी कि बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इस जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है, इसीलिए लेखक को आश्चर्य है कि बहुत ही कम लोग क्यों हैं। ये आश्चर्य नहीं है, उसे आश्चर्य ये है कि इतने भी लोग यहाँ कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति यानी कि उसके कष्ट, उसकी आपदाएं बताई हैं, तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। मैंने जब भी स्पीति के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, मुश्किलों के बारे में, विपत्ति के बारे में बताया लोगों को, तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर लोग वहाँ रहते क्यों हैं। यानी कि ये जो लोग स्पीति में रहते हैं, तो वो उनके वहाँ रहने का कारण क्या है। आगे है 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। 8 से 9 महीने तक वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया से वो अलग हैं। ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड बहुत अधिक पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठिठुरते हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, और सिर्फ एक मात्र फसल उगाते हैं। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, लकड़ियाँ भी नहीं हैं कि घरों को क्या कर सकें, वो गर्म रख सकें। वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। यानी कि कोई आय के साधन वगैरह भी नहीं है, कोई आय के साधन वगैरह भी नहीं है, फिर भी पता नहीं वे वहाँ क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं। अब वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। वृत्ति यानी कि कोई उद्योग धंधा या कोई धन से संबंधित, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते। तो लेखक विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाता है कि वे इसके बावजूद भी, इतना दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद 8-9 महीने लगातार ठंड रहती है, एक फसल रहती है, ठंड से ठिठुरते हैं। जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी क्यों रहते हैं। हो सकता है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हों, हो सकता है वो अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हों, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, या ये भी मजबूरी है कि वहाँ के अलावा वे कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं, मैं नहीं जानता। यानी कि लेखक अनुमान लगाता है कि इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी वो लोग क्यों वहाँ पे बसे हुए हैं, क्यों वहाँ पे रह रहे हैं। और फिर बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है, और कोई बात ही नहीं है। तर्क से हम किस चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। तर्क से हम किसी भी चीज़, अन्य चीज़ को रहने के लिए सिद्ध कर सकते हैं, अन्य चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु स्पीति में रहने के लिए सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं,
ज़्यादा करके संसार और निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, संसार और निर्वाण अतर्क हैं, यानी कि संसार और निर्वाण अतर्क है, इनके बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, ये तर्क के परे है, यानी कि तर्क से दूर है। आगे है स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है, यानी कि स्पीति नदी के साथ साथ जो मेरा परिचय है, जो मेरी जानकारी है, वो स्पीति के पहाड़ों के साथ भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, जो स्पीति के पहाड़ हैं वो लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति के जो पहाड़ हैं, जो लाहौल की अपेक्षा, लाहौल भी एक क्षेत्र है, लाहौल की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचे, नग्न, यानी कि कोई उन पे घास फूस वगैरह आदि नहीं है, नग्न हैं और भव्य हैं, भव्य सुंदरता लिए हुए। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, यानी कि उनकी ध्वनि। तो इनके सिरों पर जो स्पीति है उसके जो नर और नारी हैं, उसके औरतें और मनुष्य हैं, उनके आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, शिव की हंसी नहीं, हिम का आर्तनाद है, हिम का आर्तनाद है, उसकी ध्वनियाँ हैं। ठिठुरन है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, गलन, गलने की अवस्था हो जाती है, और सिर्फ क्या है, व्यथा है। तो ये है पहाड़ों के का वर्णन लेखक के माध्यम से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।